विक्रमशिला आईएएस कोचिंग इंस्टीट्यूट 14 बीघा ऋषिकेश। भारतीय संविधान और राज्य व्यवस्था कर रहे थे हम लोग। हाई कोर्ट करना है हमको। कल मैंने हाई कोर्ट के बारे में बताया था आपको कि संविधान के भाग 6 में है, अध्याय 5 में है, आर्टिकल 214 से लेकर 232 तक है। 214 से लेकर 232 तक जितने भी आर्टिकल हैं उनकी हेडिंग कल मैंने पढ़ के सुनाई थी आपको। आज हम कर रहे हैं उच्च न्यायालय की स्थापना, एस्टेब्लिशमेंट ऑफ हाई कोर्ट। उच्च न्यायालय की स्थापना के बारे में जो प्रावधान है वो आर्टिकल 214 में है और आर्टिकल 231 में है। दोनों आर्टिकल्स को एक साथ मिलकर पढ़ना पड़ेगा, आर्टिकल 214 और आर्टिकल 231। आर्टिकल 214 में कहा गया है कि प्रत्येक राज्य के लिए एक उच्च न्यायालय होगा, प्रत्येक राज्य के लिए एक उच्च न्यायालय होगा। किंतु अनुच्छेद 231 में कहा गया है कि संसद विधि द्वारा 2 या अधिक राज्यों अथवा 2 या अधिक राज्यों और किसी संघ शासित प्रदेश, 2 या अधिक राज्यों या 2 या 2 से अधिक राज्यों और साथ में किसी संघ शासित प्रदेश के लिए एक ही मतलब कॉमन उच्च न्यायालय यानी हाई कोर्ट की स्थापना कर सकती है। कौन? संसद। कौन कर सकती है? संसद। 2 या 2 से अधिक राज्यों या 2 से अधिक राज्यों और संघ शासित क्षेत्र के लिए क्या कर सकती है? कॉमन उच्च न्यायालय, कॉमन हाई कोर्ट की स्थापना कर सकती है संसद, आर्टिकल 231 से। जैसे ये बोल रहा हूं मैं कि 2 या 2 से अधिक राज्य और संघ शासित प्रदेश, मतलब जैसे पंजाब हरियाणा चंडीगढ़, पंजाब हरियाणा चंडीगढ़। तो आपने जब कल मैं आपको हाई कोर्ट करा रहा था तो उसमें ये उदाहरण दे सकते हैं आप, जो लिस्ट मैंने कराई थी कल, लिस्ट कराई थी तो उसमें आप उदाहरण दे सकते हैं। कई यूनियन टेरिटरीज ऐसी हैं जो किसी हाई कोर्ट के साथ हैं, जैसे केरल के साथ लक्षद्वीप है। केरल के साथ कौन है? लक्षद्वीप है। मतलब केरल और लक्षद्वीप जो है केरल हाई कोर्ट के अधीन है। तमिलनाडु और पुदुचेरी आपके चेन्नई हाई कोर्ट के अधीन है, जो मद्रास हाई कोर्ट के अधीन है ना। पंजाब हरियाणा चंडीगढ़, पंजाब हरियाणा राज्य हो गया, चंडीगढ़ क्या हो गया? यूनियन टेरिटरी हो गया। ठीक है। पश्चिम बंगाल अंडमान निकोबार, पश्चिम बंगाल और अंडमान निकोबार द्वीप समूह यानी राज्य के साथ क्या? यूनियन टेरिटरी। और अगर ऐसे बोलते हैं कि 2 या अधिक राज्यों के लिए, तो मैंने आपको क्या बताया था? 7 सिस्टर्स में से जैसे असम, नागालैंड, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश का एक ही उच्च न्यायालय गुवाहाटी। क्या है? मतलब इन 4 राज्यों का, असम, नागालैंड, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश। मैं यहाँ से क्वेश्चन बनाता, गुवाहाटी हाई कोर्ट की अधिकारिता किन किन राज्यों पर है? कौन कौन से राज्य गुवाहाटी हाई कोर्ट की अधिकारिता में आते हैं? तो ध्यान रखना, असम, नागालैंड, दूसरा, तीसरा मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश। क्लियर हो गया? ठीक है। तो भाई हाई कोर्ट में आर्टिकल क्या पढ़ा हमने? 214 और 231। ठीक है। अतः राज्यों में उच्च न्यायालय की स्थापना और उससे संबंधित व्यवस्था में परिवर्तन का अधिकार किसको है? संसद को है। किसको है? संसद को। आर्टिकल 241 के तहत संसद को संघ शासित राज्यों के लिए अलग उच्च न्यायालय स्थापित करने की शक्ति भी दी गई है। फिर यहां से क्वेश्चन बनाता मैं, बनाता क्या बनाऊंगा, जो आपकी पेपर प्रैक्टिस होगी उसमें क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपसे। ये वाले पहले ही लीक कर रहा हूं, पेपर भले ही आपको 15 दिन बाद मिले, अभी पहले आपने पढ़ना है उसको। ठीक है। तो आर्टिकल 241 के तहत संसद को संघ शासित राज्यों के लिए अलग उच्च न्यायालय स्थापित करने की शक्ति है। मैं उल्टा करके पूछता कि संसद को संघ शासित राज्यों के लिए अलग उच्च न्यायालय स्थापित करने की शक्ति किस आर्टिकल में है? 241 में है। यह ऐसे क्वेश्चन पूछता कि आर्टिकल 241 के तहत संघ शासित प्रदेश यानी यूनियन टेरिटरी के लिए अलग उच्च न्यायालय स्थापित करने की शक्ति किसमें निहित है? आंसर संसद में निहित है। किसमें? संसद में निहित है। क्लियर हो गया? संसद द्वारा इस शक्ति का प्रयोग करके 1966 में संघ शासित राज्य दिल्ली के लिए उच्च न्यायालय स्थापित किया गया। दिल्ली का अपना उच्च न्यायालय है भाई। किसका? पहले बोलते थे एकमात्र यूनियन टेरिटरी जिसका अपना एक उच्च न्यायालय है, पर क्योंकि जम्मू कश्मीर भी अब क्या बन गया? यूनियन टेरिटरी बन गया। तो उसका भी पहले राज्य जब था वो तब उच्च न्यायालय था, तो यूनियन टेरिटरी का भी क्या होगा? ठीक है। तो इस प्रकार दिल्ली कभी एकमात्र संघ शासित प्रदेश था जिसका अपना उच्च न्यायालय था। इसी प्रकार आर्टिकल 230 के तहत, आर्टिकल 230 के तहत संसद को किसी संघ शासित राज्य पर, किसी संघ शासित राज्य पर किसी उच्च न्यायालय की अधिकारिता का विस्तार करने या अधिकारिता से अपवर्जन करने की शक्ति है। कल को माना चंडीगढ़ को अलग करना है पंजाब हरियाणा से, तो वो आर्टिकल 230 है। और अगर हम पंजाब हरियाणा के साथ चंडीगढ़ को भी क्या कर रहे हैं, या हम तमिलनाडु के साथ पुदुचेरी को क्या कर रहे हैं? अधिकारिता एक साथ अधिकारिता में ला रहे हैं, तो आर्टिकल 230 से ला रहे हैं। किससे ला रहे हैं?
एक बार फिर पढ़ के बता रहा हूं कि आर्टिकल 230 के तहत संसद को किसी संघ शासित राज्य पर, किसी संघ शासित राज्य यानी यूनियन टेरिटरी पर किसी उच्च न्यायालय की अधिकारिता यानी ज्यूरिडिक्शंस का विस्तार करने या अधिकारिता से अपवर्जित करने यानी एक्सक्लूड करने की शक्ति है, एक्सक्लूड करने की शक्ति है। देखिए इस समय पढ़ते हुए बड़ा अच्छा लग रहा है, क्वेश्चन जब आता है वहां पर, क्योंकि बहुत सारे कई प्रकार के प्रश्न होते हैं, अचानक से पूछेगा किस में निहित है, आंसर संसद में निहित है। किस आर्टिकल में है? 230 में। ठीक है, पकड़ कर चलिए उसको। 26 जनवरी 2013 को संसद द्वारा 3 पूर्वोत्तर राज्यों MMT मेघालय मणिपुर त्रिपुरा, मेघालय मणिपुर त्रिपुरा को गुवाहाटी उच्च न्यायालय की अधिकारिता से अपवर्जित करके उनके लिए पृथक 3 उच्च न्यायालय स्थापित किए गए। मेघालय उच्च न्यायालय, मणिपुर उच्च न्यायालय और त्रिपुरा उच्च न्यायालय। मेघालय उच्च न्यायालय, मणिपुर उच्च न्यायालय और त्रिपुरा उच्च न्यायालय। क्लियर हो गया? जिन्होंने मार्च 2013 में उच्चतम न्यायालय के तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश श्री अल्तमस कबीर द्वारा उद्घाटित होने के बाद कार्य करना प्रारंभ कर दिया। ठीक है, उद्घाटन किसने किया था? अब नहीं पूछेगा ये क्वेश्चन, उस जमाने में पूछ चुका जब 2013 में क्या हुआ, संसद ने बनाए थे कौन? मेघालय मणिपुर और त्रिपुरा। थी तो दिक्कत भाई, 7 सिस्टर्स, उनका एक ही उच्च न्यायालय, गुवाहाटी उच्च न्यायालय। यार ये तो क्या था, तभी तो बोलते थे कि नॉर्थ ईस्ट की तरफ देखा ही नहीं सरकारों ने। नॉर्थ ईस्ट भी तो हमारा ही भाग है भाई, चिकन नेक है, वहां पर एक सिलीगुड़ी कॉरिडोर है, उसकी बड़ी हिफाजत करनी है हमको। अगर वो गड़बड़ हो गया तो दिक्कत हो जाएगा। हालांकि हम कलादान प्रोजेक्ट भी चला रहे हैं कि माना कभी सिलीगुड़ी जो कॉरिडोर है वहां माना कभी दिक्कत हो जाती है, ऊपर चाइना है, नीचे बांग्लादेश है, माना कभी दिक्कत हो गई तो रास्ता टूटे ना हमारा। शेरशाह सूरी ने क्या किया था? तेलियागढ़ को रोक दिया था, हुमायूं को ले गया एक जगह पर, ले जाकर बीच में खड़ा हो गया। हुमायूं क्यों आ रहा है? इसीलिए तो आ रहा। समझ में आया? जब कनेक्शन टूट जाते हैं और उधर क्या रह गया, उधर का पार्ट से कोई कनेक्शन नहीं रहा तो दिक्कत हो सकती है। ठीक है, तो आपको नॉर्थ ईस्ट के लोगों का सम्मान करना है। हमारे देश के लोग हैं, बड़े सुंदर लोग हैं, बड़े प्यारे लोग हैं, बहुत ही अच्छे लोग हैं। दूसरा, रिस्पेक्ट तो करनी है, साथ में वहाँ के लिए भी क्या करनी है, आवाज़ उठानी है कि वहाँ पर भी क्या कीजिए, विकास कीजिए। हालांकि इस समय चल रहा है वहाँ पर विकास, सड़कों वड़कों का निर्माण हुआ है और कई चीज़ें हुई हैं। अब जैसे अरुणाचल प्रदेश है भाई, वो तो बड़ा क्या वनों वाला क्षेत्र है ना, अगर वो नहीं होगा तो फिर सांस कहाँ से लोगे भाई? और हम ही नहीं, पूरे विश्व ले रहा है उसके पेड़ों की सांस। चलो आगे बता रहा हूं मैं। भारत का 25वां उच्च न्यायालय आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय है। कौन सा? आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय है, जो 1 जनवरी 2019 से अमरावती में कार्यरत है। कहां पर? अमरावती में कार्यरत है। अमरावती आंध्र प्रदेश राज्य की नई राजधानी है। जून 2014 में जब आंध्र प्रदेश का विभाजन कर तेलंगाना राज्य का निर्माण किया गया था, तब से हैदराबाद उच्च न्यायालय दोनों राज्यों के उच्च न्यायालय के रूप में कार्यरत था। हैदराबाद उच्च न्यायालय दोनों राज्यों के उच्च न्यायालय के रूप में कार्यरत था। अतः ये उच्च न्यायालय के गठन से देश में अब लगभग उच्च न्यायालयों की संख्या कितनी हो गई है? 25 हो गई है। कितनी हो गई है भाई? 25। अब हैदराबाद के उच्च न्यायालय को तेलंगाना उच्च न्यायालय के नाम से भी जाना जाएगा। हैदराबाद उच्च न्यायालय का नाम क्या हो गया? तेलंगाना उच्च न्यायालय। और आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय जो है वो कहाँ पर है? अमरावती में। याद रहेगा? उच्च न्यायालयों की संख्या कितनी है? 25 है। ठीक। अब है उच्च न्यायालय का गठन, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ हाई कोर्ट्स। प्रत्येक उच्च न्यायालय का गठन एक मुख्य न्यायाधीश तथा ऐसे अन्य न्यायाधीशों से मिलकर होता है जिन्हें राष्ट्रपति पर रुकना है आपने, जिन्हें राष्ट्रपति समय समय पर नियुक्त करता है। राष्ट्रपति समय समय पर नियुक्त करता है, आर्टिकल 216 में कहा गया ऐसा। अतः उच्च न्यायालय के लिए न्यायाधीशों की संख्या निश्चित नहीं है, उनकी संख्या आवश्यकता अनुसार समय समय पर राष्ट्रपति द्वारा बढ़ाई जा सकती है। सबसे ज़्यादा जो बड़ा उच्च न्यायालय है वो इलाहाबाद हाई कोर्ट है, उत्तर प्रदेश का, है ना। सबसे ज़्यादा न्यायाधीशों की संख्या क्या है? वहीं पर है। उसके बाद न्यायाधीशों की अर्हता, क्वालिफिकेशन ऑफ द जजेस की क्वालिफिकेशंस क्या होनी चाहिए? तो संविधान के आर्टिकल 217(2), संविधान के आर्टिकल 217(2) के अनुसार उच्च न्यायालय का न्यायाधीश वही व्यक्ति हो सकता है जो भारत का नागरिक हो, भारत के राज्य क्षेत्र में कम से कम 10 वर्ष तक न्यायिक पद यानी जुडिशियल ऑफिसर के रूप में कार्य कर चुका हो,
न्यायिक पद धारण कर चुका हो। 10 वर्ष को ध्यान रखना है। सुप्रीम कोर्ट जब हम पढ़ रहे थे वहां पे 5 वर्ष था। वहां पर क्या था कि विभिन्न उच्च न्यायालयों में, एक या एक से अधिक उच्च न्यायालयों में लगभग 5 वर्ष तक क्या न्यायाधीश के पद पर रह चुका हो, तब जाके वो व्यक्ति सुप्रीम कोर्ट में जा सकता है ना। पर यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, भारत के राज्य क्षेत्र में कम से कम 10 वर्ष तक न्यायिक पद यानी जुडिशियल ऑफिसर पर कार्य कर चुका हो। तीसरा, एक से अधिक राज्यों के उच्च न्यायालयों में लगातार कम से कम 10 वर्ष तक अधिवक्ता रह चुका हो। हाई कोर्ट्स में 10 वर्ष तक अधिवक्ता रह चुका हो। वहां पर लिखा हुआ है सुप्रीम कोर्ट में 10 वर्ष तक अधिवक्ता रह चुका हो। ठीक है। न्यायिक पद धारण करने की अवधि की गणना में वह अवधि भी शामिल की जाएगी जिसके दौरान कोई व्यक्ति ऐसा पद धारण करने के बाद किसी उच्च न्यायालय का अधिवक्ता या किसी अधिकरण यानी ट्रिब्यूनल का सदस्य रहा है, अथवा कोई ऐसा पद धारण किया है जिसके लिए विधि का विशेष ज्ञान अपेक्षित है। इस प्रकार किसी उच्च न्यायालय का अधिवक्ता एडवोकेट रहने की अवधि गणना में उस अवधि को शामिल किया जाएगा जिसके दौरान कोई व्यक्ति ऐसे अधिवक्ता रहने के पश्चात न्यायिक पद धारण किया है या किसी अधिकरण का सदस्य रहा है, अथवा कोई ऐसा पद धारण किया है जिसके लिए विधि का विशेष ज्ञान अपेक्षित है। विधि का विशेष ज्ञान ये आर्टिकल 217 में लिखा हुआ। दरअसल क्या हुआ कि समस्या आई होगी भाई, क्या आई होगी? समस्या ये आई होगी कि एक लाइन ये लिखी हुई कि भारत के राज्य क्षेत्र में कम से कम 10 वर्ष तक न्यायिक पद पर कार्य कर चुका हो। कोई व्यक्ति माना न्यायिक पद, अब न्यायिक पद का मतलब यहां पर ऐसा लग रहा है जैसे एज ए जज काम कर चुका हो, क्योंकि हाई कोर्ट में आपको जाना है तो डिस्ट्रिक्ट जज तो बनना पड़ेगा। पहले क्या करना पड़ेगा? अब आप डिस्ट्रिक्ट जज बने तब तक आपको सरकार ने क्या कर दिया, आपको ट्रिब्यूनल में भेज दिया। क्या भेज दिया? ट्रिब्यूनल कोर्ट में भेज दिया, या किसी जो आपका ये होता है क्या उपभोक्ता के लिए जो कंज्यूमर कोर्ट्स जो होते हैं वहां भेज दिया। तो क्या उसको न्यायिक पद माना जाएगा या नहीं माना जाएगा, इस प्रकार के प्रश्न आए होंगे। इसलिए एक्सप्लेनेशन में साथ में दे रखा कि जब भी उच्च न्यायालय के मतलब जब हम इस प्रकार की गणना करेंगे कि 10 वर्ष तक न्यायिक पद धारण कर चुका हो, तो न्यायिक पद धारण कर चुका हो को क्या क्या लेंगे हम। तो उसने बोला कि न्यायिक पद धारण करने की अवधि की गणना में वह अवधि भी शामिल की जाएगी जिसके दौरान कोई व्यक्ति ऐसा पद धारण करने के बाद किसी उच्च न्यायालय का अधिवक्ता या किसी अधिकरण का सदस्य रहा है। क्या रहा है? अथवा कोई ऐसा पद धारण किया है जिसके लिए विधि का विशेष ज्ञान अपेक्षित है। समझ में आए? ताकि समस्या ना हो इस लाइन को लेकर। 10 वर्ष तक न्यायिक पद धारण कर चुका हो, 10 वर्ष तक अधिवक्ता रह चुका हो, उसमें क्या क्या लूप होल्स हैं उनको क्लियर किया गया है। ठीक है। आगे न्यायाधीशों की नियुक्ति। न्यायाधीशों की आर्टिकल 217(1) में कहा गया है कि राष्ट्रपति उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश एवं संबंधित राज्य के राज्यपाल से परामर्श से करता है। क्या करता है? परामर्श। आर्टिकल 217(1) में कहा गया है कि राष्ट्रपति उच्च न्यायालय, पहले तो ध्यान रखना आपने, राष्ट्रपति उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीशों की नियुक्ति। अब मुख्य न्यायाधीशों इसलिए बोल रहे कि राज्यों की संख्या काफी ज्यादा है ना। अब 25 उच्च न्यायालय हैं तो न्यायाधीशों 28 राज्य हैं, 25 उच्च न्यायालय, तो 25 उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश और संबंधित राज्य के राज्यपालों से परामर्श से करता है। कौन? राष्ट्रपति। समझ में आ गया? अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, उस राज्य के राज्यपाल और संबंधित उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से परामर्श से करता है। अब यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंस आ गया। जब मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति हो रही है तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और संबंधित राज्य के राज्यपाल से पूछा जा रहा है, लेकिन जब अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति हो रही है तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, संबंधित राज्य के राज्यपाल और संबंधित राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से भी पूछा जा रहा है। समझ में आ गया? माना उत्तराखंड के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति करनी है, तब राष्ट्रपति सिर्फ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और इस राज्य के राज्यपाल से पूछेंगे मतलब बातचीत करेंगे। पूछेंगे तो पूछने की क्या जरूरत है। लेकिन मैंने कहा अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति करेंगे तो राष्ट्रपति क्या करेंगे? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से बात करेंगे, इस राज्य के राज्यपाल से बात करेंगे, इस राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से बात करके तब अपॉइंट करेंगे। इतना क्लियर हो गया? ठीक।
उच्चतर न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति और स्थानांतरण के मामले में क्या उच्चतर न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति और स्थानांतरण के मामले में उच्चतम न्यायालयों की 9 सदस्यीय संविधान पीठ ने 1999 में यह अभी निर्धारित किया था कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति के मामले में सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश उच्चतम न्यायालय के वरिष्ठतम न्यायाधीशों से विचार विमर्श करने के पश्चात ही राष्ट्रपति को अपना परामर्श देगा। क्या करेगा? परामर्श देगा। ऐसा भी तो हो सकता है कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया आपको पसंद ना करते हो, तो खाली क्या उनकी राय सही रहेगी? नहीं, अन्य वरिष्ठतम न्यायाधीशों की भी क्या की जाएगी? राय, और लिखित राय होती है। मतलब अन्य वरिष्ठ लिखित न्यायाधीश क्या करेंगे? लिखित में देंगे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को, और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया लिखित में देंगे किसको? राष्ट्रपति को। समझ में आया? ठीक है। विचार विमर्श करने के पश्चात ही राष्ट्रपति को अपना परामर्श देंगे। भारत के मुख्य न्यायाधीश यदि अन्य न्यायाधीशों से विचार विमर्श किए बिना ही राष्ट्रपति को अपना परामर्श देता है तो राष्ट्रपति ऐसा परामर्श मानने के लिए बाध्य नहीं है। 8वें विधि आयोग, लॉ कमीशन। विधि आयोग किसको बोलते हैं? लॉ कमीशन। कितना होता है कार्यकाल लॉ कमीशन का? कौन सा वहां लॉ कमीशन चल रहा है इस समय? जो लॉ कमीशन है, विधि आयोग है, उसके अध्यक्ष कौन है और उसकी रिकमेंडेशन कब से कब तक चलेगी? हाँ जी, आर के विधि आयोग के अध्यक्ष। विधि आयोग के अध्यक्ष कौन सा विधि आयोग चल रहा है इस समय? कौन सा विधि आयोग चल रहा है? हाँ जी, हाँ, तो ये कुछ क्वेश्चन छोड़े हैं मैंने, इनको ढूंढ के रखिए। नंबर 1, कौन सा विधि आयोग चल रहा है? 21वां चल रहा है। कौन है उसके अध्यक्ष? न्यायमूर्ति बलबीर सिंह चौहान। इसके रिकमेंडेशन, अच्छा, कार्यकाल कितना है? 3 वर्ष का होता है विधि आयोग का कार्यकाल। रिकमेंडेशन कब से कब तक चलेगी? तो 8वें विधि आयोग के अध्यक्ष न्यायाधीश HR खन्ना ने आयोग की 80वीं रिपोर्ट न्यायाधीशों की नियुक्ति के तरीके में उच्च न्यायालय के 1/3 न्यायाधीश दूसरे राज्य से होने की सिफारिश की थी। क्या कहा था? उच्च न्यायालय के 1/3 न्यायाधीश दूसरे राज्य से होने की सिफारिश की थी, जबकि द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग ने उच्चतर न्यायालयों के न्यायाधीशों की नियुक्ति में कार्यपालिका, विधायिका और मुख्य न्यायाधीश की भागीदारी की अनुशंसा की थी। कार्यपालिका, विधायिका और मुख्य न्यायाधीश की भागीदारी की अनुशंसा की थी। किसने? द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग ने। इसको बोलते हैं क्या? एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमीशन, सेकंड एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमीशन, ARI। ठीक है। आर्टिकल 231 के तहत संसद द्वारा 2 या अधिक राज्यों के लिए एक ही उच्च न्यायालय स्थापित किया गया हो, तब ऐसे उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति के समय राष्ट्रपति उन सभी राज्यों के राज्यपाल से परामर्श करेगा जिन पर वह उच्च न्यायालय अपनी अधिकारिता का प्रयोग करता है। आर्टिकल 231(2) का, आर्टिकल 231(2)A में लिखा हुआ है ऐसा। ठीक है भाई? हाँ जी, वो 22वां विधि आयोग। हाँ, तो कौन सा है? 22वां विधि आयोग है। अध्यक्ष कौन है? न्यायाधीश ऋतुराज अवस्थी। ठीक है। और इसकी मतलब 3 साल का कार्यकाल होगा। कब बना ये? 1 साल बढ़ा दिया गया है। ठीक है। तो विधि आयोग के संबंध में ही पढ़नी है आपने। विधि आयोग की जो रिपोर्ट होती है वो भी पढ़नी है। ठीक है, इंपॉर्टेंट होती है विधि आयोग की रिपोर्ट। आगे वही कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति। कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन सा आर्टिकल बताया था मैंने? कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति आर्टिकल 223। किसके साथ पढ़ना है भाई? 126 के साथ पढ़ना 223 को। कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति, अपॉइंटमेंट ऑफ एक्टिंग चीफ जजेस, अपॉइंटमेंट ऑफ एक्टिंग चीफ जजेस। जब किसी उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश का पद रिक्त हो, जब किसी
उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, बात किनकी चल रही है, मुख्य न्यायाधीश का पद रिक्त हो या जब मुख्य न्यायाधीश की अनुपस्थिति के कारण या अन्यथा अपने पद के कर्तव्यों का निर्वहन करने में असमर्थ हो, तब राष्ट्रपति न्यायालय के अन्य न्यायाधीशों में से, तब राष्ट्रपति, सबसे पहले तो यही याद करना आपने, राष्ट्रपति कौन, कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है, राष्ट्रपति करता है। तो राष्ट्रपति न्यायालय के अन्य न्यायाधीशों में से किसी को मुख्य न्यायाधीश के कार्य का निर्वहन करने के लिए कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश नियुक्त कर सकता है। आर्टिकल 223। कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश दोनों जगह होते हैं, हाई कोर्ट में भी होते हैं, सुप्रीम कोर्ट में भी होते हैं, ठीक है। अगला, अपर एवं कार्यकारी न्यायाधीशों की नियुक्ति, अपर एवं कार्यकारी न्यायाधीशों की नियुक्ति यानी एडिशनल एंड एक्टिंग जज। जब किसी उच्च न्यायालय में कार्य की अस्थायी वृद्धि या बकाया के कारण राष्ट्रपति को यह प्रतीत हो कि कार्य निपटाने के लिए और अधिक न्यायाधीशों की आवश्यकता है। अरे भाई, ये अन्य न्यायाधीशों की बात चल रही है। अब अन्य न्यायाधीशों में हो सकता है कहीं 15 न्यायाधीश हों, लेकिन उसमें से 7 सीटें क्या हों, खाली हों, तब क्या करेंगे, रिटायर हो गए हों, पद छोड़ दिया हो किसी ने, तब क्या करेंगे, या प्रमोट हो गए हों और वो जगह खाली हो गई, तो काम कैसे चलेगा हाई कोर्ट में। तब अपर एवं कार्यकारी न्यायाधीशों की नियुक्ति यानी एडिशनल एंड एक्टिंग जजेज, है ना। तो जब किसी उच्च न्यायालय में कार्य की अस्थायी वृद्धि या बकाया के कारण राष्ट्रपति को, किसको, राष्ट्रपति को यह प्रतीत हो कि कार्य निपटाने के लिए और अधिक न्यायाधीशों की आवश्यकता है, तब राष्ट्रपति, फिर ध्यान देना आपने, कौन, राष्ट्रपति न्यायाधीशों के रूप में नियुक्त किए जाने की योग्यता रखने वाले किसी व्यक्ति को अधिकतम 2 वर्ष के लिए, अधिकतम 2 वर्ष तक की अवधि के लिए अपर न्यायाधीश नियुक्त कर सकता है। मैं आपसे यही क्वेश्चन पूछता कि अपर न्यायाधीश की अधिकतम अवधि कितनी हो सकती है, 2 वर्ष, क्योंकि वो न्यायाधीश नहीं है। न्यायाधीश की नियुक्त मतलब न्यायाधीश नियुक्त होने की योग्यता रखते हैं पर न्यायाधीश नहीं है। लेकिन काम बढ़ गया है, कहाँ पर, हाई कोर्ट में। कैसे करें उसे पूरा, जगह कम है, मतलब जगह खाली है, जजेस की जरूरत है, तो क्या करना पड़ेगा, तो कौन करेगा, राष्ट्रपति करेगा, अधिकतम 2 वर्ष के लिए करेगा। न्यायाधीश की मतलब न्यायाधीश नियुक्त होने की योग्यता रखने वाले व्यक्ति को क्या करेगा, अपर न्यायाधीश नियुक्त करेगा, और जो 2 वर्ष तक मैक्सिमम रह सकता है, ठीक है। आर्टिकल 224 में कहा गया ऐसा। अपर यानी अतिरिक्त, अपर किसको बोलते हैं, अतिरिक्त। अपर न्यायाधीशों की नियुक्ति केवल उच्च न्यायालय में ही की जाती है। अपर यानी अतिरिक्त न्यायाधीशों की नियुक्ति केवल उच्च न्यायालय में की जाती है। इसी प्रकार तदर्थ न्यायाधीश सिर्फ उच्चतम न्यायालय में ही नियुक्त किए जाते हैं। अगर एडॉक जजेस की बात करेगा तो वो उच्चतम न्यायालय में ही नियुक्त किए जाते हैं। अगर बोलेगा अपर न्यायाधीश, अपर बोलते हैं अतिरिक्त न्यायाधीश, इनकी नियुक्ति केवल उच्च न्यायालय में ही की जाती है। इतना क्लियर हो गया। जब उच्च न्यायालय में कोई न्यायाधीश अपनी अनुपस्थिति, जब उच्च न्यायालय में कोई न्यायाधीश अपनी अनुपस्थिति या अन्य कारण से अपने पदीय कर्तव्यों का निर्वहन करने में असमर्थ हो जाता है या अस्थायी मुख्य न्यायाधीश नियुक्त कर दिया जाता है, तब राष्ट्रपति न्यायाधीश नियुक्त किए जाने योग्य किसी व्यक्ति को कार्यकारी न्यायाधीश नियुक्त कर सकता है। आर्टिकल 224 के 2 में क्या रखा है, क्या क्या रखा है भाई। मैंने कहा कि हाई कोर्ट में कोई न्यायाधीश अनुपस्थित है या अपने पदीय कर्तव्यों का निर्वहन करने में असमर्थ हो गया है या अस्थायी मुख्य न्यायाधीश नियुक्त कर दिया गया। अस्थायी मतलब मुख्य न्यायाधीश नियुक्त कर दिया गया है, कार्यकारी इसको बोलते हैं। तब क्या करेगा, तब राष्ट्रपति न्यायाधीश नियुक्त होने की किए जाने की योग्यता रखने वाले किसी व्यक्ति को कार्यकारी न्यायाधीश नियुक्त कर सकता है। आर्टिकल 224(2) में कहा गया है। अपर न्यायाधीश या कार्यकारी न्यायाधीश के रूप में नियुक्त व्यक्ति 62 वर्ष की आयु तक अपने पद पर बना रहता है, धारण करता है। कब तक, 62 वर्ष की आयु तक। ये ध्यान रखना, हाई कोर्ट में 62 है उम्र रिटायरमेंट की और सुप्रीम कोर्ट में 65 है। कितनी, और भूल के भी आपको ना फंसाने के लिए पहला ऑप्शन ये दिया जाता है 6 वर्ष या 65 वर्ष जो भी पहले हो, वो और जगह पे पढ़ना हमने। सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट में नहीं होता है। सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट में ये है कि अगर आप सुप्रीम कोर्ट 50 साल में बन गए, माना वैसे जाता नहीं है इतनी जल्दी आदमी, पर चलो 50 साल में आप सुप्रीम कोर्ट के जज बन गए, तो आप
65 वर्ष तक क्या करोगे? तब ऐसा नहीं बोलेंगे आप कि 6 वर्ष या 65 वर्ष। इनका कार्यकाल ये है कि क्या 15 साल भी रह सकते हैं, 15 दिन भी रह सकते हैं। समझ में आया? 65 वर्ष की आयु पूरी करने तक बस आपने बोलना। हाई कोर्ट में आपने बोलना 62 वर्ष की आयु पूरी करने तक। फंसाने के लिए देखा हो 5 वर्ष या 62 वर्ष जो भी पहले हो, 6 वर्ष या 62 वर्ष जो भी पहले हो, है ना, 65 वर्ष तक ऐसा। तो ये ट्रैप में फंसाने के लिए होता है आप लोगों को। तो आपने ध्यान देना वहाँ पर कि सुप्रीम कोर्ट में सिर्फ 65 वर्ष लिखना है, हाई कोर्ट में 62 वर्ष। 3-4 बार बोल दिया मैंने, ठीक है। सेवानिवृत्त न्यायाधीशों की नियुक्ति भाई। सेवानिवृत्त न्यायाधीश मतलब अपॉइंटमेंट ऑफ रिटायर्ड जजेस, आर्टिकल 224 का उच्च न्यायालयों की बैठकों में सेवानिवृत्त न्यायाधीशों की नियुक्ति के संबंध में है। किसके? यानी दे आर रिटायर्ड बट नॉट टायर्ड। उनको दोबारा बुलाया जा सकता है, उनको बोल सकते हैं हम कि नहीं भाई आपको क्या करना है, यहाँ पर काम ज़्यादा हो गया, आपको क्या करना पड़ेगा, कुछ समय के लिए अपनी सेवाएं देनी पड़ेंगी। जैसे फौज में भी होता है, एक ऐसी अवस्था में रिटायर कर दिया जाता है जहाँ पर कि सबसे ज़्यादा जिम्मेदारी आ रही होती है। क्या आ रही होती है? बच्चे बड़े हो रहे होते हैं, उनके खर्चे बढ़ रहे होते हैं, वहाँ पे आपने रिटायर कर दिया। तो रिटायरमेंट के बाद भी कुछ साल होते हैं ऐसे कि अगर माना वॉर डिक्लेयर हो गया तो उनको दोबारा बुलाया जा सकता है। ये पता है? ये पता है? जो सेना का जवान है वो ऐसे रिटायर नहीं होता कि हाँ जी ये बस अब कुछ नहीं होगा। अगर वॉर डिक्लेयर हुआ तो दोबारा बुलाया जाएगा। ऐसे जजेस हैं, जजेस को भी दोबारा क्या किया जा सकता है? यहाँ पे तो अनुरोध किया जाता दरअसल, ठीक है। आर्टिकल 224 का उच्च न्यायालय की बैठकों में सेवानिवृत्त न्यायाधीशों की नियुक्ति के संबंधित है। उच्च न्यायालयों में मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति की पूर्व सहमति से। अब यहाँ पे ध्यान रखना भाई, क्या यहाँ पे मुख्य न्यायाधीश हैं? कौन है यहाँ पे? राष्ट्रपति नहीं है, राष्ट्रपति सिर्फ सहमति दे रहे हैं। यानी अगर बोलेगा सेवानिवृत्त न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है, तो आपने बोलना है कि चीफ जस्टिस। कौन करता है? लेकिन राष्ट्रपति की पूर्व सहमति से। चीफ जस्टिस करते हैं लेकिन राष्ट्रपति की पूर्व सहमति से। किसी ऐसे व्यक्ति से जो उस उच्च न्यायालय या किसी अन्य उच्च न्यायालय में न्यायाधीश के पद पर कार्य कर चुका हो, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में बैठने और कार्य करने का अनुरोध कर सकता है। क्या कर सकता है? मैंने कहा यहाँ पे अनुरोध किया जाता है। क्या किया जाता है? लेकिन जो फौज से रिटायर्ड व्यक्ति है वहाँ अनुरोध नहीं है, वहाँ आपको आना पड़ेगा। अगर आप मेडिकली फिट हो तो, या तो अनफिट का लग गया तो अलग चीज़ है, लेकिन मेडिकली फिट है तो आपको वापस आना पड़ेगा। अगर माना कभी देश पर क्या आपत्ति आती है, यहाँ पर अनुरोध कर सकता है। जब कोई सेवानिवृत्त न्यायाधीश ऐसा अनुरोध स्वीकार कर कार्य करता है तब उसको उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की सभी अधिकारिता, सभी शक्तियां, विशेषाधिकार आदि प्राप्त होते हैं और वह राष्ट्रपति द्वारा अवधारित भत्ते का हकदार होता है। राष्ट्रपति अवधारित करता है कि भाई इतना इतना क्या देना है, वेतन भत्ता जो भी है, किंतु वह अन्यथा उच्च न्यायालय का न्यायाधीश नहीं समझा जाता है। भाई सेवानिवृत्त हो चुका है ना, कार्य कर सकता है, लेकिन न्यायाधीश नहीं समझा जाता है। ये आर्टिकल 224 के क में लिखा हुआ है, ठीक है। यह उपबंध 15वें संविधान संशोधन अधिनियम 1963 द्वारा संविधान में जोड़ा गया था। 15वें संविधान संशोधन अधिनियम 1963 द्वारा संविधान में जोड़ा गया था। इतना क्लियर हो गया। अगला है न्यायाधीशों का कार्यकाल, टर्म ऑफ ऑफिस ऑफ जजेस। ये मैंने बता दिया, 62 याद रखना आपने, 62 वर्ष। क्या? 62 वर्ष। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश 62 वर्ष की आयु तक अपना पद धारण करते हैं, सुप्रीम कोर्ट वाले 65 वर्ष तक, ठीक है। परंतु वे किसी भी समय राष्ट्रपति को अपना त्यागपत्र दे सकते हैं। अब फिर ध्यान देना, यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट में तो आसान है, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश अपना त्यागपत्र किसको संबोधित करके देते हैं? आंसर राष्ट्रपति को देते हैं। भाई केंद्र में है सुप्रीम कोर्ट। अब क्या होता है कि वहां पर जब आप पेपर दे रहे होते हैं ना, तो एक दूसरी बुद्धि भी, 2 प्रकार की बुद्धि होती है ना, एक कंफ्यूज करने के लिए होती है। एक तो होती है पहली आवाज कि बोला भाई कि हाई कोर्ट का न्यायाधीश किसको संबोधित करेगा अपना त्यागपत्र? आंसर राष्ट्रपति को। ये पहली वाली ने कहा। तब तक दूसरा मन कहेगा नहीं नहीं इसको मिटाओ, इसको क्या करो यार, राज्य की बात चल रही है, ऐसा गड़बड़ मत कर देना। मैंने कहा नियुक्ति भी राष्ट्रपति करता हाई कोर्ट के न्यायाधीशों की, और हाई कोर्ट के न्यायाधीश जब अपना त्यागपत्र देंगे तो किसको संबोधित करेंगे? राष्ट्रपति को अपना त्यागपत्र दे सकते हैं, रिजाइन दे सकते हैं। भारत संघ बनाम गोपाल चंद्र मिश्र के मामले में उच्चतम न्यायालय ने यह अभी निर्धारित किया
कि यदि त्याग पत्र में उस तिथि का उल्लेख किया गया है जिस तिथि से त्याग पत्र लागू होगा, तो त्याग पत्र के लागू होने से पूर्व न्यायाधीश कभी भी अपना त्याग पत्र वापस ले सकता है। क्या कर सकता है? कभी कभी होता है ना तैश में, मतलब गुस्सा आ गया, वहां निकाला त्याग पत्र दे दिया, एक तिथि लिखी हुई 3-4 दिन बाद की, लेकिन अगले दिन ध्यान में आया नहीं यार मैं क्यों दूं त्याग पत्र, वापस ले सकते। किसमें कहा गया है? भारत संघ बनाम गोपाल चंद्र मिश्र। न्यायाधीश कभी भी अपना त्याग पत्र वापस ले सकते हैं। उच्च न्यायालय के किसी न्यायाधीश को संसद द्वारा महाभियोग प्रस्ताव पारित कर दिए जाने पर राष्ट्रपति द्वारा उसको पद से हटाया यानी रिमूव भी किया जा सकता है, तथा किसी न्यायाधीश को का पद 2 दशाओं में उच्च न्यायालय में रिक्त हो जाता है। नंबर 1, जब उसे उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त कर दिया जाता है, और नंबर 2, किसी अन्य उच्च न्यायालय में उसका स्थानांतरण कर दिया जाता है। 2 ही तरीके हैं हाई कोर्ट में। क्या राष्ट्रपति द्वारा पद से भी हटाया जाता है उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को, लेकिन उसके लिए वही साबित कदाचार और असमर्थता के आधार पर महाभियोग ही बोलते हैं यहाँ पर। क्या बोलते हैं? जैसे राष्ट्रपति पर इम्पीचमेंट बोलते हैं ना, तो लगभग महाभियोग जैसा ही है, बल्कि टफ है ये। क्या है? उसी सत्र में राष्ट्रपति द्वारा सिग्नेचर होने चाहिए। ठीक है। अगला मैंने बताया आपको कि उच्च न्यायालय में जो वैकेंट होगा, जो 2 दशाएं होंगी किसी न्यायाधीश का पद, 2 दशाओं में ही क्या हो सकता है? खाली हो सकता है। नंबर 1, जब उसे उच्च न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त कर दिया, प्रमोशन हो गया भाई, हाई कोर्ट से कहाँ चले गए? सुप्रीम कोर्ट में। जब उसे उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त कर दिया गया। नंबर 2, जब उसको ट्रांसफर कर दिया गया। ट्रांसफर किस में होता है? 222 आर्टिकल 222 जो आर्टिकल है उसमें न्यायाधीशों का स्थानांतरण है। क्या है? ठीक है। उच्च न्यायालय के किसी न्यायाधीश की आयु के बारे में किसी प्रश्न का निर्णय राष्ट्रपति द्वारा, किसके द्वारा? राष्ट्रपति द्वारा भारत के मुख्य न्यायाधीश से परामर्श के पश्चात किया जाता है, तथा राष्ट्रपति का निर्णय अंतिम होता है। राष्ट्रपति का निर्णय अंतिम होता है, आर्टिकल 217(3). ठीक है। यह उपबंध 15वें संविधान संशोधन अधिनियम 1963 द्वारा जोड़ा गया। किसके द्वारा? उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की आयु का अवधारण संसद द्वारा उपबंधित रीति, मैनर्स और प्राधिकारियन अथॉरिटी द्वारा किया जाता है। ये आर्टिकल 124 के 2 का में लिखा हुआ। किसमें लिखा हुआ? आर्टिकल 124(2) का। ये यूपी में क्वेश्चन बन चुका है, कृपया इस लाइन को ध्यान से पढ़ें। कौन सा? उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की आयु का अवधारण संसद द्वारा उपबंधित रीति यानी मैनर्स और प्राधिकारियन अथॉरिटी द्वारा किया जाता है। किस आर्टिकल में लिखा हुआ? आर्टिकल 124(2) का। क्यों पूछा? क्यों पूछा भाई? बाद में जुड़ा हुआ है 15वें संविधान संशोधन द्वारा। ठीक है भाई। फिर है न्यायाधीशों को हटाया जाना। न्यायाधीशों को हटाया जाना यानी रिमूवल ऑफ जजेस। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को उन्हीं आधारों यानी ग्राउंड्स और प्रक्रिया ने प्रोसीजर्स के अनुसार उनके पद से हटाया जाता है जो उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों को उनके पद से हटाने के लिए आर्टिकल 124(4) में दी गई हैं। यानी उच्च न्यायालय के किसी न्यायाधीश को 2 आधारों पर हटाया जा सकता है, एक सिद्ध कदाचार और दूसरा असमर्थता। सिद्ध कदाचार को बोलते हैं प्रूव्ड मिसबिहेवियर और असमर्थता को बोलते हैं इनकैपेसिटी। ठीक है। किसी न्यायाधीश को उसको पद से हटाने के लिए संसद द्वारा महाभियोग प्रस्ताव पारित किया जाता है। महाभियोग प्रस्ताव संसद के दोनों सदनों द्वारा अपनी कुल सदस्य संख्या के बहुमत और उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के कम से कम 2/3 बहुमत से पारित होना चाहिए, और संसद द्वारा पारित प्रस्ताव को उसी सत्र में या इन द सेम सेशन राष्ट्रपति के समक्ष आदेश के लिए रखा जाता है। राष्ट्रपति का आदेश प्राप्त हो जाने के बाद न्यायाधीश को उसके पद से हटा दिया जाता है। प्रोसीजर बता रखा है मैंने। किसी भी सदन में शुरू हो सकता है किसी न्यायाधीश के विरुद्ध। ठीक है। लोकसभा में होगा तो 100 सांसद लिखेंगे पहले, और राज्यसभा में होगा तो 50 सांसद लिखेंगे, और जो जिस सदन वाले लिख रहे हैं उस सदन में फिर 2/3 बहुमत से वो पारित होगा, फिर दूसरे सदन में जाएगा 2/3 बहुमत से पारित होगा उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों में से। ठीक है। और फिर क्या होगा? राष्ट्रपति के पास उसी सत्र में साइन करवाना पड़ेगा। तो जैसा सुप्रीम कोर्ट में पढ़ा हमने वैसे ही हाई कोर्ट में पढ़ना है। तो 124(4) उसमें उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों को महाभियोग द्वारा हटाना वो भी लिखा हुआ, और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को महाभियोग द्वारा हटाना सिद्ध कदाचार और क्या
सिद्ध कदाचार प्रूव्ड मिसबिहेवियर, असमर्थता यानी इनकैपेसिटी के आधार पर। क्लियर हो गया? ठीक है। अगला शपथ या प्रतिज्ञा, ओथ एंड अफर्मेशन बाय द जजेस, आर्टिकल 219। आर्टिकल 219 के अनुसार ऐसा प्रत्येक व्यक्ति जो उच्च न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त किया गया है, उच्च न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त किया गया है, अपना पद ग्रहण करने से पूर्व राज्य के राज्यपाल, अब यहां पे फिर कंफ्यूज हो जाओगे, क्या हो जाओगे भाई? यहां पे दो चीजें ध्यान रखनी है आपने, राज्यपाल को चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट और हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस और अन्य न्यायाधीशों को भी राज्यपाल क्या शपथ दिलाता है। राज्यपाल को शपथ कौन दिलाएगा? कौन है स्टेट में सबसे बड़ा? चीफ जस्टिस है जो हाई कोर्ट के हमारे। भाई हमारे उत्तराखंड के जो राज्यपाल जब नियुक्त हुए होंगे तो उनको शपथ किसने दिलाई होगी? जो उत्तराखंड हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस है उन्होंने दिलाई होगी। और अब राज्यपाल हैं माना और उनका पद वैकेंट हो जाता है, वहां पर नए क्या आते हैं? उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश आते हैं, नियुक्त होते हैं, उनको कौन शपथ दिलाएगा? तब राज्यपाल ने। नियुक्ति कौन करेगा? राष्ट्रपति। नियुक्ति कौन करेगा, लेकिन शपथ कौन दिलाएगा? अरे राष्ट्रपति 25 राज्यों में थोड़े जाएंगे शपथ दिलाने के लिए। राज्यपाल जो एजेंट ही है किसके? राष्ट्रपति के। राष्ट्रपति ने नियुक्त कर दिया, बोला शपथ दिलाओ, आप शपथ कौन दिलाएंगे? राज्यपाल दिलाएंगे। बोलते नहीं है, संविधान में लिखा हुआ है ऐसा। और ये सोच के लिखा हुआ कि यार 25 राज्यों के उच्च न्यायालय में तो रोज ही कोई ना कोई क्या होगा पॉइंट, राष्ट्रपति तो पूरा कार्यकाल 5 साल तो शपथ दिलाने में निकल जाएगा। ऐसे मैंने कहा इस तरह से जब आप ध्यान देके पढ़ोगे ना तो याद आ जाएगा आपको, वहां पे कंसेप्ट एक उसके पीछे जो रीजन है वो पता चलेगा आपको कि ऐसा क्यों है। तो आर्टिकल 219 के अनुसार ऐसा प्रत्येक व्यक्ति जो उच्च न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त किया गया है, अपना पद ग्रहण करने से पूर्व राज्य के राज्यपाल या उसके द्वारा नियुक्त किसी व्यक्ति के समक्ष अनुसूची 3 में दिए गए प्रारूप के अनुसार शपथ लेता है, प्रतिज्ञा करता है। 3rd शेड्यूल में है शपथ, ओथ एंड अफर्मेशन क्या है? तो उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश और कैग की शपथ एक जैसी होती है, वो भी अनुसूची 3 में दे रखी है। हाई कोर्ट के न्यायाधीशों की शपथ अनुसूची 3 में है, ठीक है। किसकी शपथ अनुसूची 3 में नहीं है? राष्ट्रपति की शपथ नहीं है, क्योंकि राष्ट्रपति तो संविधान के संरक्षण और परिरक्षण की शपथ लेता है। किस आर्टिकल में? 60 में। और उपराष्ट्रपति की शपथ भी 3री अनुसूची में नहीं है। उपराष्ट्रपति की शपथ कहाँ है? 69 में। किसमें है? 69 में। जब कोई उच्च न्यायालय 2 या अधिक राज्यों के लिए गठित किया जाता है, भाई जब कोई उच्च न्यायालय 2 या अधिक राज्यों के लिए गठित किया जाता है तो ऐसे उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को शपथ उस राज्य का राज्यपाल देगा जिसमें उच्च न्यायालय का मुख्य स्थान यानी प्रिंसिपल सीट स्थित है। अब आपने कहा कि यार असम के राज्यपाल भी वही हैं, अरुणाचल प्रदेश के राज्यपाल भी वही हैं, नागालैंड के भी वही हैं, नागालैंड के भी वही हैं और मिजोरम के भी वही हैं। क्या पूछा मैंने? क्या बोला मैंने? नहीं, मैंने ये बोला कि गुवाहाटी हाई कोर्ट जो है वो क्या है, अधिकारिता कहाँ पर रखता है? असम में। मैप के हिसाब से चलो, असम से ऊपर चलता है अरुणाचल प्रदेश। असम गए, फिर अरुणाचल, या ऊपर से ले लो अरुणाचल प्रदेश, असम, नागालैंड और मिजोरम, ठीक है। लेकिन हाई कोर्ट कहाँ है? गुवाहाटी में है। गुवाहाटी कहाँ पड़ता है? असम में। असम के राज्यपाल दिलाएंगे शपथ किसको? मतलब ये कहा गया है कि जब कोई उच्च न्यायालय 2 या अधिक राज्यों के लिए गठित किया जाता है तो अब शपथ कौन दिलाएगा? तो जिस जगह पर, तो गुवाहाटी का असम में है, असम के राज्य, ठीक है ना। क्लियर हो गया? ठीक है भाई। न्यायाधीशों के वेतन भत्ते, आर्टिकल 221 किसके साथ पढ़ना है इसको? आर्टिकल 221 को किसके साथ पढ़ना है भाई? 125 के साथ पढ़ना है। सैलरीज एंड अलाउंसेज ऑफ जजेस, इसको पढ़ लेते हैं। आर्टिकल 221 के अनुसार उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को ऐसा वेतन दिया जाएगा जो संसद, यहां पे रुकना है आपने, जो संसद कौन करता है अवधारित विधि द्वारा? आंसर संसद करती विधि द्वारा निर्धारित।
न्यायाधीशों के भत्ते, पेंशन, छुट्टी और अन्य परिलब्धियां भी संसद द्वारा तय की जाती हैं। 2009 में संसद द्वारा उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीशों के लिए, ये पुरानी हो गई, अब दूसरा बता रहा हूं मैं, अभी संशोधन किया गया था, तो जो नया वेतन है वो हो गया कितना भाई, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश तथा अन्य न्यायाधीशों का वेतन क्रमशः 2.5 लाख रुपए और 2,25,000। जो मुख्य न्यायाधीश होंगे उच्च न्यायालय के, उनका कितना 2.5 लाख, और जो अन्य न्यायाधीश होंगे 2,25,000, है ना। इसलिए बोल रहा हूँ लॉ करो, क्या करो, हाँ, कॉलेज ऑफ लॉ है आपका बादशाही हॉल में, आप लोग पढ़िए, आपके लिए बनाया गया था, ठीक है। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन एवं भत्ते, सैलरीज एंड अलाउंसेस राज्यों की संचित निधि यानी कंसोलिडेटेड फंड ऑफ स्टेट से दिए जाते हैं। कहां से दिए जाते हैं भाई, किंतु उन्हें पेंशन भारत की संचित निधि से दी जाती है। जब तक मतलब हाई कोर्ट में जजेस रहेंगे तब तक राज्य की संचित निधि से मिलेगा, जब वो रिटायर हो जाएंगे तो उनकी पेंशन जो होगी वो भारत की संचित निधि पर भारित होगी, ठीक है। न्यायाधीशों की नियुक्ति के बाद उनके वेतन तथा भत्तों में कोई अलाभकारी परिवर्तन नहीं किया जा सकता। क्या नहीं किया जा सकता, लाभकारी परिवर्तन नहीं किया जा सकता। किंतु जब 360 के तहत वित्तीय आपात लगा हो, फाइनेंशियल इमरजेंसी लगी हो, तब राष्ट्रपति उनके वेतन और भत्तों में कमी करने के लिए निर्देश दे सकता है। क्या कर सकता है, न्यायाधीशों के लिए पेंशन तथा सेवानिवृत्ति वेतन ग्रेचुइटी जिसको बोलते हैं की व्यवस्था सर्वप्रथम 1976 में की गई थी तथा समय समय पर उसमें आवश्यकता अनुसार सुधार किया गया। क्लियर हो गया। उसके बाद थोड़ा सा न्यायाधीशों का स्थानांतरण, ये बता दिया मैंने आपको। ट्रांसफर ऑफ जजेस आर्टिकल 222 में है। किसमें है भाई, आर्टिकल 222 के अनुसार राष्ट्रपति, कौन, राष्ट्रपति भारत के मुख्य न्यायाधीश यानी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से परामर्श करने के पश्चात किसी न्यायाधीश को, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को एक उच्च न्यायालय से दूसरे उच्च न्यायालय में ट्रांसफर कर सकते हैं, स्थानांतरण कर सकते हैं। किस आर्टिकल से, बार बार पूछना है अपने आप से, 222 से, ठीक है। एक बार बड़ा अद्भुत सा प्रश्न पूछा था, मैंने बताया था आपको यूपीएससी ने, 111, 222, 333, ये 3 बताने थे। ऐसे ही मजाक किया उन्होंने यूपीएससी ने। अब उनके लिए तो मजाक है, पर हमारे लिए तो क्या है, 222 पता है, 111 क्या है यार, और 333 क्या है। एकदम से 100, अरे भाई 100 के डिफरेंस में बताना एकदम से, देखो खलबली मच गई। चलो, आर्टिकल 222 मैंने बता दिया। 1999 में उच्चतम न्यायालय द्वारा न्यायाधीशों की नियुक्ति और स्थानांतरण के मामले में यह अब निर्धारित किया था कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के स्थानांतरण के मामले में, सुन लीजिए भाई, ट्रांसफर के मामले में भारत का मुख्य न्यायाधीश सर्वोच्च न्यायालय यानी उच्चतम न्यायालय के 4 वरिष्ठतम न्यायाधीशों के अतिरिक्त, 4 वरिष्ठतम न्यायाधीशों के अतिरिक्त उच्च न्यायालय के 2 न्यायाधीशों से विचार विमर्श के पश्चात, 2 न्यायाधीशों से विचार विमर्श के पश्चात, जिसमें संबंधित उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायाधीश यथा जिसमें स्थानांतरण किया गया है, जिसको स्थानांतरण किया जाना है, शामिल होंगे। राष्ट्रपति को अपना परामर्श देगा। देखो, जब नियुक्ति होती है ना, तो सिर्फ 2 वरिष्ठतम, मतलब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया क्या करता है, 2 वरिष्ठतम न्यायाधीशों से पूछता है कि हाई कोर्ट में इस व्यक्ति को जज के रूप में नियुक्त करें कि नहीं करें, ठीक है। लेकिन जब स्थानांतरण होता है वहां पे 4 जजेस की सहमति चाहिए होती है। कितनी, यानी अपॉइंट करने में सिर्फ 2 सुप्रीम कोर्ट के 2 चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सुप्रीम कोर्ट के 2 वरिष्ठतम न्यायाधीशों से पूछते हैं, लेकिन ट्रांसफर करते हुए 4 वरिष्ठतम न्यायाधीशों से पूछते हैं। इसका मतलब ट्रांसफर इतना टफ बनाया गया। कल को ये ना हो, ये क्यों किया गया है कि माननीय हाई कोर्ट में मामला आया, सरकार के विरुद्ध डिसीजन दे दिया। ये ना हो ना कि चलो भाई तुम जाओ, अब कहाँ, अरुणाचल प्रदेश में जाओ, ऐसा ना हो जाए, कहीं 222 का मिसयूज ना हो जाए। तो मैंने कहा कौन करते हैं, राष्ट्रपति करते हैं। कौन करते हैं भाई, है ना, भारत के मुख्य न्यायाधीश से परामर्श करते हैं, भारत के। लेकिन भारत के मुख्य न्यायाधीश भी किससे परामर्श करते हैं, 4 वरिष्ठतम न्यायाधीशों से परामर्श करते हैं, और साथ में 2 मुख्य न्यायाधीशों से। कहां से, जिस राज्य से भेजना है, माना उत्तराखंड उच्च न्यायालय से भेजना है तो उत्तराखंड उच्च न्यायालय के चीफ जस्टिस से भी पूछेंगे,
और जिस राज्य को भेजना, माना उत्तराखंड उच्च न्यायालय से माना कर्नाटक उच्च न्यायालय में भेजना है, तो कर्नाटक उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से भी परामर्श करेंगे। नहीं आया समझ में? ये 1999 में उच्चतम न्यायालय ने, सुप्रीम कोर्ट ने, माननीय उच्चतम न्यायालय ने न्यायाधीशों की नियुक्ति और स्थानांतरण के मामले में यह अभी निर्धारित किया, ध्यान से सुनना आप, कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के स्थानांतरण के मामले में, ट्रांसफर के मामले में भारत का मुख्य न्यायाधीश सर्वोच्च न्यायालय के 4 वरिष्ठतम न्यायाधीशों से परामर्श करेगा। ठीक है, साथ में उच्च न्यायालय के 2 न्यायाधीशों से भी विचार विमर्श करेगा। और वो 2 उच्च न्यायालय कौन होंगे? जहां से भेजा जा रहा है और जहां को भेजा जा रहा है, उन उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीशों से भी पूछेंगे। समझ में आ गया कि नहीं आया? आ गया ना? अब ये तो कौन कर रहे हैं परामर्श? ये तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कर रहे हैं। अब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने इन यानी 4 और 2 6 से पूछकर तब राष्ट्रपति को बताना है, तब राष्ट्रपति ट्रांसफर कर सकते हैं। ऐसे नहीं होगा कि सरकार के विरुद्ध फैसला दिया, प्रधानमंत्री ने राष्ट्रपति होगा, इनको ट्रांसफर कर दो आर्टिकल 222 का प्रयोग करके। ऐसा नहीं होगा। तभी तो जुडिशरी है, इसलिए तो बोल रहा हूं लॉ करो। क्या करो? ठीक है। और लॉ सिर्फ इसलिए मत करना कि क्या, लॉ इसलिए करना मतलब पास होने के लिए मत करना, पूरा पढ़ना। अगर आपको वास्तव में देश का कानून पढ़ने की इच्छा है तो ही लॉ करना। इसलिए मत करना कि बस हो जाएगा कि ऐसे ही एक दिन जाएंगे, पेपर देंगे और लॉ कर लेंगे, वैसे मत करना। पूरा पढ़ना है अगर देश का कानून तो ही करना। चलो, जब कोई न्यायाधीश स्थानांतरण के पश्चात दूसरे उच्च न्यायालय में न्यायाधीश के रूप में कार्य करता है, तब वह अपने वेतन के अतिरिक्त प्रतिकारात्मक भत्ता, कंपनसेटरी अलाउंसेस भी प्राप्त करने का हकदार होता है। आर्टिकल 222 के 2 में लिखा हुआ। क्या लिखा हुआ? 222 के 2 में लिखा हुआ। उसके बाद एक लास्ट पॉइंट बता रहा हूं कि न्यायाधीशों पर प्रतिबंध, रिस्ट्रिक्शंस ऑन जजेस। यदि कोई व्यक्ति किसी उच्च न्यायालय में स्थायी न्यायाधीश के रूप में कार्य कर रहा है तो वह उच्चतम न्यायालय तथा अन्य उच्च न्यायालयों के सिवा किसी न्यायालय या प्राधिकारी के समक्ष वकालत का कार्य यानी प्लीड और एक्ट नहीं करेगा। ये आर्टिकल 220 में लिखा हुआ। कहाँ लिखा हुआ? आर्टिकल 220 में। इसके बाद अगले लेक्चर में मैं बताऊंगा उच्च न्यायालय का क्षेत्राधिकार और शक्तियां। इतना काफी।